हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, मतलब कि संघर्ष और शांति निर्माण। यूनिट 2 पार्ट बी की वीडियो ये है। यूनिट 2 में 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। ए पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर कवर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट बी की बात करेंगे, जिसका नाम है आर्थिक संसाधन सहभाजन संघर्ष। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्लिक सा आएगा, तो आर्थिक संसाधन सहभाजन संघर्ष। बात करें नोट्स की, तो जितने भी आपके नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स आपकी बुक को देखकर बनाए गए हैं। बुक में जितने टॉपिक्स किए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा सबसे पहला टॉपिक है संघर्ष का आर्थिक आयाम। इस चीज़ को समझना इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको नीचे पढ़ने को मिलेंगी। संघर्ष का आर्थिक आयाम समझना महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि कैसे संघर्ष और उसके परिणाम आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर आप संघर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई संघर्ष को किस प्रकार समाधान किया जाए, किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, ठीक है, और उसके परिणाम, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये परिणाम हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस चीज़ को भी पढ़ना आपको होगा। संघर्ष और उसके परिणाम का आर्थिक विश्लेषण करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे संसाधनों को कैसे प्रयोग किया जाता है और उन पे कैसे व्यय किया जाता है। अब देखिए, ये समझना है, अगर आपको ये समझना है कि आर्थिक आयाम के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़ क्या है कि जो आपके संसाधन हैं उनका प्रयोग कैसा किया जा रहा है, उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है और उन संसाधनों पर कितना खर्च किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने देश के बारे में देखें, ठीक है, हम भारत के बारे में देखें, तो भारत के पास जो संसाधन है वो संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है और ठीक है, और उन संसाधनों पे कितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें एक ज़रूरी है आर्थिक आयाम को समझने के लिए। संघर्ष का आर्थिक आयाम हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे हम आर्थिक आयाम के आप कह सकते हैं कि मेनली डेफिनेशन जो मानी जाती है उसके बारे में देखिए कि संघर्ष का आर्थिक आयाम हो सकता है कि लोग अपने संसाधनों को अधिक व्यय करते हैं ताकि उनकी जीत की संभावना बढ़ सके। ठीक है, वह देश जो कि युद्ध की संभावना के कारण अपने संसाधनों पर अधिक से अधिक व्यय या फिर खर्च करे, वह आर्थिक जो संघर्ष का आर्थिक आयाम है कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी देश युद्ध की संभावना के कारण क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर खर्च करता है। संसाधन से तौर पे यहाँ पे क्या है कि अगर युद्ध होने वाला है तो हथियारों पर, ठीक है, अपनी सेना पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहा है ताकि उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाए। अब इसका एक पॉइंट और भी निकल के आता है कि अब देखिए, अगर एक देश अपने जो सैन्य संसाधन है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो देश में और भी तो चीज़ें हैं। सैन्य संसाधन को छोड़कर एजुकेशन सिस्टम है, देश को चलाने की व्यवस्था है, ठीक है, देश का में जो व्यापारिक व्यवस्था सरकार द्वारा चलाई जाती है उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर वो सारा का सारा पैसा सेना में लगा दिया जाए तो ये देश को बहुत बड़े स्तर पर क्या करेगा, आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, तो क्या है, संघर्ष का जो आर्थिक आयाम है उसको मेनली इस प्रकार से समझा जाता है कि लोग या फिर देश अपने संसाधनों पर कितना अधिक व्यय करते हैं ताकि उनकी जीत की संभावना बढ़ जाए। इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार संघर्ष और आर्थिक उत्पादन के बीच में संबंध है। जब आप ये समझेंगे तो आप इसको समझते समझते आप ये भी समझ पाएंगे कि संघर्ष और आर्थिक उत्पादन के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, संघर्ष होने में और आर्थिक उत्पादन में क्या संबंध है। आर्थिक दृष्टिकोण से हमें संघर्ष को उत्पादन में निवेश के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो संघर्ष को हम क्या देख सकते हैं, उत्पादन के निवेश में भी हम देख सकते हैं। सरकार द्वारा चयनित आर्थिक नीतियां संघर्ष की संभावनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देखिए, इसको समझिए कि सरकार के द्वारा कुछ एक नीतियां बनाई जाती हैं जो कि ये निर्धारित करती हैं कि संघर्ष होगा या नहीं होगा।
ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ नीतियाँ होती हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कुछ नीतियाँ होती हैं जो कि संघर्ष होने की संभावनाओं को निर्धारित करती है। कुछ नीतियाँ संघर्ष को एकदम जीरो कर देती हैं, परंतु कुछ नीतियों के कारण संघर्ष बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। यह संघर्ष की सामर्थ्य बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। संघर्ष समाधान के लिए आर्थिक साझेदारी कोई अद्वितीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। संघर्ष समाधान के लिए जो आर्थिक साझेदारी है वो कोई, आप कह सकते हैं, पिछड़ा हुआ पक्ष नहीं है, वो एक जरूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब दो देशों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब उनके बीच में साझेदारी होगी तो वो साझेदारी में आर्थिक साझेदारी भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि उनके बीच में किसी रकम को लेकर या किसी व्यापार को लेकर क्या हो, समझौता हो जाए, ठीक है। यही हम अगर इंटरनेशनल के बजाय लोकल लेवल, छोटे लेवल पर देखें तो भी आप देख सकते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में संघर्ष हो रहा है, उनके बीच में साझेदारी हो गई तो उस साझेदारी में आपको आर्थिक साझेदारी देखने को भी मिलेगी, ठीक है। कई देशों में आर्थिक शक्ति साझाकरण के विभिन्न रूपों को सम्मिलित किया जाता है, विशेष रूप से जहां उन्हें उपराज्य इकाई की सत्ता हस्तांतरित करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। कई देशों में क्या होता है, आर्थिक साझाकरण, आर्थिक शक्ति साझाकरण, जो आर्थिक रूप से जो शक्ति है किसी व्यक्ति के पास, वो एक दूसरे से साझा कर लेते हैं उस शक्ति को, ठीक है, ताकि वो दोनों ही उस शक्ति का प्रयोग भी कर सके और अपना आर्थिक रूप से विकास भी कर सके। आर्थिक संघर्ष और उसका आयाम हमें सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों को कैसे उपयोग करना चाहिए और वहाँ कितना निवेश करना चाहिए, ठीक है। जब आप आर्थिक संघर्ष का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आर्थिक संघर्ष का जो आयाम है उसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना अपने संसाधनों पर खर्च करना चाहिए और संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, क्या आप अपने संसाधन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी एक समय पर। क्यों? क्योंकि आपने संसाधन पर लगा दिया। अब वो जो संसाधन तैयार हो गए पैसा लगाने के बाद, अब आप उन संसाधनों का भी सही प्रकार से सही जगह पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन संसाधनों का गलत जगह पे प्रयोग कर रहे हैं, तो ना संसाधन का सही से प्रयोग हो पाया, ना उस पैसे का सही से प्रयोग हो पाया। तो ये सब चीज़ें हम आर्थिक संघर्ष और उसके आयाम के अंतर्गत समझते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हमें अपने आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सही नीतियां अपनानी चाहिए, ठीक है। आर्थिक संघर्ष का जो आयाम है उसमें हम ये भी समझते हैं कि हमें कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे हम अपने आर्थिक उत्पादन को बढ़ा सकें, क्योंकि देश में आर्थिक उत्पादन एक ज़रूरी चीज़ है देश के विकास के लिए, ठीक है। अगर देश में कोई चीज़ बन रही है जो आर्थिक रूप से देश की सहायता करेगी तो जो कौन सी नीतियां हमें अपनानी चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अच्छी आर्थिक नीतियों का अनुसरण करने से हमें संघर्ष को समाधान करने में सफल हो सकते हैं और अपने देश की आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी नीतियों को अपनाएंगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर आपका जो देश है वो विकसित होगा। क्यों? क्योंकि उन नीतियों के कारण आपने सही प्रकार से उत्पादन किया, सही प्रकार से उसका प्रयोग किया है, ठीक है। आगे देखें, ये सारे के सारे देखिए, व्यापार का जो क्षेत्र है वो है तो एक बार आर्थिक रूप से ही, ठीक है। अगर देश में व्यापार चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं देश को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर व्यापार अच्छा है तो देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, तो किस प्रकार से? आर्थिक रूप से। तो ये भी आर्थिक का एक हिस्सा ही है। बात करें व्यापार और संघर्ष के बारे में, परिचय देख लेते हैं। सदियों से विदेशी व्यापार के गुणों और दोषों पर बहस चल रही है, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये चल रहा है, मतलब बहस चल रही है कि विदेश से जो व्यापार आया है, ठीक है। हम भी बात करें अगर भारत में तो ये बहस चल रही है कि विदेश से जो व्यापार करने वाले लोग भारत में आए हैं उनके ऊपर बहस चल रही है। किससे? उनके गुणों को लेकर कहीं पे बहस चल रही है और कहीं पे उनके दोषों को लेकर बहस चल रही है। कुछ विद्वान का मानना है कि व्यापार राष्ट्र के बीच शांति और समृद्धि लाता है, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो व्यापार है वो देश के अंतर्गत क्या लाता है? शांति लाता है और समृद्धि, देश का विकास लाता है। कुछ अन्य मानते हैं इसे दरिद्रता और तनाव का कारण मानते हैं, ठीक है। और जो अन्य आप कह सकते हैं विद्वान है, कुछ लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि भाई ये जो व्यापार की स्थिति है ये एक दरिद्रता लाती है और तनाव लाती है। कहाँ पर? राष्ट्र में। व्यापार और संघर्ष के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है, ठीक है।
व्यापार और संघर्ष के बीच में जो संबंध है वो एक तो जटिल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुआयामी है, मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स में भी फैला हुआ है और इस विषय पर विभिन्न परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मौजूद है। ठीक है, और ये जो आप कह सकते हैं विषय है व्यापार और संघर्ष का, इस पे बहुत सारे लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण उपलब्ध है। बात करें व्यापार शांति को कैसे बढ़ावा देता है, इसको देखें। आर्थिक निर्भरता, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, व्यापार शांति को कैसे बढ़ावा देता है। उसका पहला पॉइंट है आर्थिक निर्भरता। व्यापारिक संबंधों से राज्यों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ती है, जिससे युद्ध की लागत बढ़ जाती है। यदि कोई राज्य दूसरे पर हमला करता है तो वह व्यापारिक नुकसान और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। अब देखिए आर्थिक निर्भरता, अब उदाहरण के तौर पे इसको उदाहरण से समझेंगे कि कोई भी दो देश हैं, देश ए और देश बी। ठीक है, देश ए और देश बी क्या करते हैं, व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब व्यापार कर रहे हैं और एक समय आया कि इनके बीच में अब क्या होने लगा, युद्ध होने की सीमा आ चुकी है। अब जब युद्ध होगा तो हो सकता है कि एक देश दूसरे देश पर आर्थिक रूप से, ठीक है, या व्यापारिक रूप से कुछ प्रतिबंध लगा दे कि भाई हम आपको ये सामान सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीच में युद्ध होने वाला है। ठीक है, या फिर किसी और चीज़ को लेकर रोक लगा दी जाए, तो क्या हुआ, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। अब व्यापार भी रुक गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों देश जो है वहाँ पे आर्थिक रूप से प्रॉब्लम्स खड़ी होना चालू हो जाएंगी। यदि कोई राज्य दूसरे पर हमला करता है तो वह व्यापारिक नुकसान और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। भाई जो भी देश अन्य देश पर हमला करेगा उसको उस देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके शांति और समृद्धि हासिल करी थी। ठीक है, तो आर्थिक निर्भरता क्या है कि हम जो है या फिर कोई भी एक देश दूसरे देश पर थोड़ा सा निर्भर करता है क्योंकि वो दोनों देश व्यापार कर रहे हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका उदाहरण को इस तरह देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप के जो देश थे उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब अगर वो इस स्थिति में भी युद्ध करते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका विकास कभी नहीं हो पाता। तो उन देशों ने क्या करा, यूरोप के जो देश थे उन्होंने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान दिया और शांति और समृद्धि को हासिल किया। उन सभी देशों ने, यूरोप के सभी देशों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यापार किया। ठीक है, और आज देखिए यूरोप कितना, आप कह सकते हैं कि एक विकसित क्षेत्र बन चुका है। आगे बढ़े, सहयोग और संवाद। व्यापार साझा हितों और सहयोग के अवसरों को जन्म देता है। व्यापार क्या करता है, साझा हित और सहयोग करने के जो अवसर होते हैं उनको जन्म देता है। व्यापारिक भागीदारी के बीच संवाद और बातचीत बढ़ती है। व्यापारिक भागीदारी के बीच संवाद होता है, बातचीत बढ़ती है। अब क्या होता है, जब दो जने व्यापार कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होगा, कहीं ना कहीं वो मीटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, जिससे गलतफहमियां और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, दो देश अगर एक दूसरे से बात करते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में व्यापार हो रहा है, तो उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं और जो तनाव है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये कम क्यों हुआ, क्योंकि वो दोनों देश एक दूसरे से व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है, हम सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का और हमारे बीच में संवाद हो रहा है। अब देखें उदाहरण के लिए NAFTA, उत्तरी अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौता। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने सदस्य देशों के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा दिया, जिससे के परिणाम स्वरूप तनाव कम हुआ और शांतिपूर्ण संबंध मौजूद हुए। ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं समझौता है, इसके अंतर्गत जितने भी देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन देशों के बीच में संवाद होता है समय समय पे। ठीक है, जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होती हैं ताकि संघर्ष ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से जो व्यापार है वो होता रहे। आगे बढ़े, संस्थागतकरण। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और नियमों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जो विवादों को सुलझाने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है। अब व्यापार क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान बने हुए हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि क्या करते हैं, देख रेख करते हैं कि संघर्ष कहाँ हो रहा है और उस संघर्ष को किस प्रकार रोका जाए। तो व्यापार क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय
संस्थानों और नियमों का विकास करता है और उनके विकास को प्रोत्साहित भी करता है। प्रोत्साहित इसलिए करता है, आप देखिए, मैं इसको इस प्रकार समझिए कि भाई दो देशों में व्यापार चल रहा है, किसी बात पर उनके बीच में संघर्ष हो गया, अब ये मुद्दा पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में। अब वहाँ पे जो नियम ऑलरेडी बन रखे हैं उन नियमों में इस मुद्दे को देख के हो सकता है चेंजेस हो। अब क्या हुआ, वो नियम का जो है वो विकास हुआ उस नियम का, और वो नियम में कुछ चीज़ें ऐड करी गई, ठीक है, कुछ चीज़ें डिलीट करी गई। अब ये जब चीज़ें हुई तो वो नियम का एक तो विकास हुआ, तो ये किस कारण हुआ, क्योंकि उन देशों के बीच में व्यापार चल रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं उनके नियमों में विकास को प्रोत्साहित करता है, जो विवादों को सुलझाने में और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे विश्व व्यापार संगठन व्यापार नियमों का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है, जो सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। WTO जो है उसके कुछ नियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या करता है, उन नियमों को एक ढांचा देता है जिसका प्रयोग करके सभी देश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जितने भी नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों का प्रयोग करके एक देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। व्यापार संघर्ष को कैसे जन्म देता है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। व्यापार संघर्ष को कैसे जन्म देता है। अभी तक हमने पॉइंट पढ़े थे, जो पॉइंट क्या थे, पॉजिटिव थे। यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्यापार संघर्ष को कैसे जन्म देता है। असमानता और शोषण, यदि व्यापार संबंधों से असमानता और शोषण होता है तो यह असंतोष और संघर्ष को जन्म देता है, ठीक है। अब देखिए, हम उदाहरण फिर से लेते हैं कि दो देशों के बीच में व्यापार चल रहा है। अब अगर उस व्यापार के कारण किसी भी एक देश के अंतर्गत असमानता आ रही है, ठीक है, उस देश के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, क्यों, क्योंकि व्यापार के कारण अगर उनका शोषण हो रहा है तो यह असंतोष को जन्म देता है, और असंतोष क्या करता है, संघर्ष को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य का शोषण करता है तो यह कमजोर राज्य के राष्ट्रवाद और प्रतिरोधों को जन्म देता है, ठीक है। कोई भी एक शक्तिशाली देश अगर अन्य देश के साथ व्यापार कर रहा है और कहीं ना कहीं उस व्यापार के कारण उसका देश का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके साथ असमानता हो रही है, तो ये संघर्ष को जन्म देता है। जैसे कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो किसी डेवलपिंग कंट्री में या फिर अनडेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसके कारण जो अनडेवलप्ड कंट्री थी, ठीक है, अविकसित देश था, उसकी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। तो अब जब उस देश की ही संस्कृति नष्ट होती जा रही है तो उस देश के लोग क्या करेंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो ये उदाहरण बन सकता है। अब देखिए, 19वीं सदी में यूरोपीय साम्राज्य ने अफ्रीका और एशिया में संसाधनों का शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों ने इसका जो विरोध है वो किया। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में यूरोप जो था साम्राज्य वो एक विकसित साम्राज्य था, ठीक है। तो उसने क्या करा, वहाँ साम्राज्य ने क्या करा, भाई अफ्रीका और एशिया के काफ़ी सारे जो देश थे उनके संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा, ठीक है। अब क्या हुआ, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे यूरोप और एशिया और अफ्रीका के जो लोग थे उनका शोषण हुआ, जिसके कारण उन लोगों ने क्या करा, इस चीज़ का संघर्ष किया, विरोध किया। संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, अभी हमने ऊपर कौन सा पढ़ा कि भाई किस प्रकार जन्म देता है, जन्म देने का एक असमानता और शोषण का पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जैसे कि भूमि, जल, ऊर्जा संघर्ष का कारण बन सकती है। व्यापारिक भागीदार इन संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे तनाव और संघर्ष हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो व्यापारिक आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, अब देश में संसाधन तो लिमिटेड ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि संसाधन अनलिमिटेड है और हर कंपनी के पास अनलिमिटेड संसाधन है, नहीं। तो देश में जो संसाधन लिमिटेड है उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो व्यापार करती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी। अब कंपटीशन करेंगी तो संघर्ष भी होगा कहीं ना कहीं। अब जब संघर्ष होगा तो विद्रोह भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि भाई सीमित संसाधन है, और जो कंपनियां हैं संसाधन से, जैसे हो गई भूमि, हो गई पानी, हो जल हो गया, या ऊर्जा हो गई, ठीक है, इनके लिए संघर्ष कर रही हैं। व्यापारिक
भागीदार इन संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे इनके बीच में तनाव होता है। उदाहरण के तौर पे मध्य पूर्व में तेल संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, मध्य पूर्व में हम देखें, मध्य पूर्व में जो क्षेत्र है वहाँ पे तेल संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तेल तो लिमिटेड ही है, ठीक है, तेल अनलिमिटेड थोड़ी है, तेल लिमिटेड है। अब उस तेल को निकालने के लिए, ठीक है, जो कंपनियां निकालने का काम करती हैं उनके बीच में संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे तेल निकल रहा है वहाँ के लिए टेंडर भी उठते होंगे। ठीक है, अब टेंडर भी उठते होंगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है कि कौन टेंडर उस टेंडर को पाएगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसे ही उदाहरण बना के रखने हैं अपने एग्जाम में, तो जिससे आपके जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छे आएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करें, व्यापार राजनीतिक हितों और एजेंडाओं से प्रेरित हो सकता है। यदि व्यापार का उपयोग राजनीतिक प्रभाव डालने या दूसरे राज्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो यह संघर्ष का कारण बन सकता है। आप देखिए, मेनली ये होता है काफ़ी देशों में, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करती हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव डालती हैं, जिससे क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। अब सोचिए कि भाई किसी देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी अपनी चीज़ें पास करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है ताकि राजनीति में उसकी जो चीज़ें फंसी हुई हैं वो पास हो सके। तो ये कहीं ना कहीं एक तो गलत चीज़ है, क्योंकि राजनीतिक अपने हिसाब से चलती है, व्यापारिक व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, तो ये है कि भाई जब व्यापार राजनीतिक हितों और एजेंडाओं से प्रेरित होता है, यदि व्यापार का उपयोग राजनीतिक प्रभाव डालने या दूसरे राज्यों पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो यह संघर्ष का कारण बनता है। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए हो सकता है, या फिर किसी अन्य राज्य पर नियंत्रण करने के लिए जब किया जाता है तो क्या होता है, संघर्ष बनता है, संघर्ष का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्रों में देशों के नियंत्रित करने के लिए व्यापार का उपयोग किया, जिससे परिणाम स्वरूप एक्सी युद्ध हुए। अब देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रभावी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो कि उसके साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी सेना बैठा रखी थी, तो उन क्षेत्रों में क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना व्यापार वहाँ पे बढ़ाया। अब देखिए, नियंत्रित करने के लिए अपने व्यापार का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे युद्ध चालू हो गए थे। बात करें विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण, उदारवाद की बात करें, व्यापार को लेकर उदारवाद के कुछ दृष्टिकोण हैं, उनको देखें। उदारवादी विचारधारा का मानना है कि व्यापार शांति को बढ़ावा देता है। उदारवादी विचारधारा मानती है कि जो व्यापार है वो शांति को बढ़ावा देता है। उनका तर्क है कि आर्थिक निर्भरता, सहयोग और संवाद के माध्यम से व्यापार राष्ट्र के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है। उदारवादी लोग मानते हैं कि भाई जो आर्थिक निर्भरता है, भाई हम आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य देश पर कुछ हद तक निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक निर्भरता, एक दूसरे का सहयोग, संवाद एक दूसरे से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से व्यापार राष्ट्र के बीच संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, जो व्यापार है वो दो राष्ट्रों के बीच में संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार देखिए कि भाई ए और बी जो कंट्री हैं वो एक दूसरे से व्यापार कर रही हैं बहुत बड़े स्तर पर और बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये व्यापार राजनीतिक स्तर पर भी जो संबंध हैं उनको क्या करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। आगे देखें, नव मार्क्सवाद विचारधारा का मानना है कि व्यापार असमानता और शोषण को जन्म दे सकता है। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा है। ठीक है, तो क्या होगा, नव मार्क्सवाद क्या बताते हैं कि जो व्यापार है वो असमानता और शोषण को जन्म दे सकता है। उनका तर्क है कि शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य का शोषण करते हैं, जिससे असंतोष और संघर्ष पैदा होता है। नव मार्क्सवाद का जो विचारधारा है उसका मानना है कि व्यापार बेसिकली क्या करता है, असमानता पैदा करता है और शोषण करता है लोगों का। ठीक है, जनता का शोषण करता है, ये उस विचारधारा का मानना है। अब ये क्यों मानना है, ये मैंने ऊपर भी एक उदाहरण में बताया था कि वेस्टर्न कल्चर मेनली जिस भी अनडेवलप्ड कंट्री में फैला है वहाँ की संस्कृति नष्ट होती दिखाई दी है। तो क्या हुआ, क्योंकि देखिए वेस्टर्न कल्चर मेनली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फैला हुआ कल्चर है। ठीक है, हर देश में फैला हुआ है। तो अब अगर आपकी ही देश की जो संस्कृति है जो पुराने समय से चली आ रही है अब वो ख़त्म होती नज़र आएगी, ठीक है, तो आप उसके लिए संघर्ष करेंगे
और शोषण क्यों हो रहा है? शोषण इसलिए हो रहा है कि भाई उसी देश की जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पा रही, अन्य देश की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे फैल रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नव मार्क्सवाद के अंतर्गत भी आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, यथार्थवाद। फिर आता है यथार्थवाद की विचारधारा। यथार्थवाद सिद्धांतकार सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय हितों को व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यथार्थवाद जो विचारधारी लोग हैं वो मानते हैं कि भाई देश की जो सुरक्षा है, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं, ठीक है, वो व्यापार से ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। व्यापार उन चीज़ों से ज़्यादा जरूरी नहीं है। देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, देश के राष्ट्रीय हित ज़्यादा जरूरी हैं, उसके बाद कहीं नीचे व्यापार आता है। तो ये लोग मानते हैं कि व्यापार से अधिक इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि व्यापार का उपयोग राष्ट्रीय शक्ति हासिल करने के लिए किया जा सकता है और यह जरूरी नहीं कि शांति की ओर ले जाए। वो लोग ये भी मानते हैं कि भाई जो व्यापार है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि राष्ट्र की शक्तियों को बढ़ाएं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम व्यापार के द्वारा ही शांति को स्थापित कर सके। वो इस प्रकार की विचारधारा को मानते हैं। इसका निष्कर्ष देख लें कि व्यापार और संघर्ष के बीच संबंध जटिल है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। व्यापार के बीच में और संघर्ष के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स है और ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है केवल एक चीज़ पर निर्भर करता है जिसके कारण उनके संबंध जटिल है, नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। व्यापार शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन असमानता, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण संघर्ष को भी जन्म दे सकता है, ठीक है। तो देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ उसके व्यापार के अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो व्यापार के कारण ही कहीं आपको उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्यापार क्या कर सकता है? शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, तो कहीं ना कहीं व्यापार के कारण असमानता भी फैलेगी, थोड़ी सी संसाधनों का आप कह सकते दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए प्रतिस्पर्धा भी होगी और राजनीतिक हस्तक्षेप का भी कारण बन सकता है, जिससे क्या होगा? संघर्ष होगा। आगे बढ़ें, हमारा आता है अगला टॉपिक, संसाधन सहभाजन। संसाधन सहभाजन एक प्रबंधन प्रणाली है। क्या है? संसाधन सहभाजन एक प्रबंधन प्रणाली है जिसमें संसाधनों का उपयोग करने और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया में सभी स्तरों के संगठनों, समुदायों, व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। संसाधन प्रबंधन सहभाजन क्या है? ये प्रबंधन प्रणाली है। प्रबंधन मतलब कि एक प्रणाली बनाई गई है जिसका प्रयोग करके हम संसाधनों को अच्छे प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रबंधन कर सकते हैं कि किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या है? प्रबंधन प्रणाली है जिसमें संसाधनों का उपयोग और प्रबंधित करने की प्रक्रिया में जितने भी स्तर के, ऊपर से नीचे संगठन स्तर के लोग भी आते हैं, समुदाय भी आते हैं और व्यक्तियों भी आते हैं। इसमें सभी स्तर के लोगों को शामिल किया जाता है ताकि सही प्रकार से संसाधनों का क्या किया जा सके? प्रबंधन किया जा सके। इस प्रकार के प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को सुरक्षित, सामाजिक और आर्थिक उपयोग को सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये जो संसाधन सहभाजन जो प्रणाली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि संसाधनों को सुरक्षित करना, सामाजिक आर्थिक उपयोग सुनिश्चित करना, साथ ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। संसाधन सहभाजन का मुख्य उद्देश्य है कि भाई संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो, ठीक है, आर्थिक रूप से हो और उनका उपयोग सही प्रकार से हो, साथ में प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। इस तरीके से संसाधन सहभाजन उस समाज की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, ठीक है। संसाधन सहभाजन क्या कर सकता है? एक प्रणाली है जिसके कारण हम समाज की सामाजिक और आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखता है, ठीक है। संसाधनों का उपयोग भी किया जाएगा इस प्रणाली के अंतर्गत और जो संसाधन है उनको सुरक्षित रखा भी जाएगा ताकि उनका गलत प्रयोग ना हो सके। इस प्रकार के प्रणाली में संसाधनों के प्रबंधन के निर्णयों को लेने में सभी स्तरों के स्थानीय, समुदाय, सरकार और अन्य संगठनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा उसके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय को लेने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर समुदाय, सरकार, सभी संगठनों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि संसाधनों के निर्णय लेने में केवल सरकारी या व्यावसायिक संगठन
को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी समाहित किया जाता है। ठीक है, संसाधन का किस प्रकार प्रयोग होगा, संसाधन जो अवेलेबल हैं उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, तो उसमें केवल व्यापारिक कंपनी और सरकार ही शामिल नहीं है, उसमें समुदाय और उस जगह के लोग भी शामिल हैं। इस प्रकार सभी स्तर के संगठन संसाधनों के प्रबंधन में साझेदारी का भाव रखते हैं। संसाधन सहभाजन का मुख्य लक्ष्य संसाधनों को सही और समायोजित उपयोग को सुनिश्चित करना है ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। संसाधन सहभाजन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि वे जो संसाधन है उनका सही प्रयोग हो सके, सही प्रकार से उन्हें प्रबंधित और सुरक्षित रखा जा सके ताकि इन फ्यूचर उनका प्रयोग किया जा सके। और आमतौर पर जल, जंगल, भूमि संसाधनों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन इसमें अन्य संसाधन भी शामिल हैं। ठीक है, आमतौर पर अगर हम देखें तो जल को सम्मिलित किया जाता है, जंगल को और भूमि को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर है और जरूरी चीज़ है। परंतु इसमें और भी छोटे छोटे संसाधन हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और जिनको इसमें बताया गया है। आगे बढ़े, संसाधन सहभाजन जिसे अंग्रेजी में रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है, एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन, राज्य या संघ के बीच संसाधनों का सही उपयोग होता है। ठीक है, तो संगठन के बीच, राज्य और संघ के बीच जो भी चीज़ें उन सबको जोड़कर बातचीत की जाती है, इन सबको बुला के शामिल करके बातचीत की जाती है ताकि संसाधनों का सही सहयोग कर सके। यह संसाधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जल, ऊर्जा, वनस्पति। देखिए यहाँ पे जल को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को हम संसाधन के तौर पर देख सकते हैं, तो उसका सही प्रकार से प्रयोग के लिए बातचीत की जाएगी। वनस्पति हो गई, जैविक हो गए, जैविक संसाधन हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए या अन्य चीज़ें हो गई। तो ये जितनी भी हैं, इन सब के ऊपर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो सरकार, वह कंपनी और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है। संसाधन सहभाजन का मुख्य उद्देश्य संगठन और समुदाय के सभी के लाभों के लिए संसाधनों को संयुक्त उपयोग ताकि संसाधनों का उत्पादन और प्रबंधन सुधार किया जा सके। ठीक है, तो उसका एक ये भी उद्देश्य है। ऊपर उद्देश्य बताया गया कि भाई उसको सही प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि इन फ्यूचर वो बचे रहें और उनका प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, वही यहाँ पे भी है कि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए और ताकि संसाधनों का उत्पादन और प्रबंधन में सुधार किया जा सके। संसाधन सहभाजन का महत्व क्या है, इसमें देखें। समृद्धि की साझेदारी। संसाधन सहभाजन एक समृद्ध समाज की नींव होता है जो साझा संसाधनों का उपयोग करके विकास और प्रगति में मदद करता है। ठीक है, तो संसाधन सहभाजन क्या है, एक अच्छे समाज की समृद्धि, विकास की एक नींव होता है। ठीक है, एक समाज के विकास की नींव होता है ताकि समाज में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग किया जा सके ताकि समाज विकास कर पाए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। संसाधन सहभाजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच समझौते के रूप में भी काम करता है जो साझा संसाधनों के प्रबंधन का उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते होते हैं संसाधनों को लेकर, उसमें भी संसाधन सहभाजन अपना रोल प्ले करता है। पर्यावरणीय संरक्षण। संसाधन सहभाजन के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन में साझेदारी के रूप में उत्तरदायित्व साझा किया जाता है। ठीक है, संसाधन सहभाजन पर्यावरण संरक्षण का भी काम करता है ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, क्योंकि जो संसाधन है वो आ तो पर्यावरण से ही रहे हैं, कहीं ना कहीं लकड़ी, जल, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है और पर्यावरण को अगर हानि पहुंचेगी तो संसाधन सहभाजन भी अपने काम में असफल रह जाएगा। संसाधन सहभाजन के उदाहरण बताए गए हैं। सामुदायिक वन संगठन। स्थानीय समुदाय द्वारा वन को संयुक्त प्रबंधन की एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें वन के संरक्षण और प्रबंधन साझा किया जाता है। ठीक है, तो समुदाय वन संगठन, समुदाय के लोगों ने वन के संगठन के लिए क्या कर रखा है, समुदाय बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जो कि क्या करते हैं, उन वन का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, सही प्रकार से वन का प्रबंधन करने से तात्पर्य है कि भाई उनका कोई गलत प्रयोग ना करे, वन है तो उन्हें कोई काट ना दे। ठीक है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना इनका काम है। तो ये संसाधन सहभाजन का क्या है, एक उदाहरण है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा प्रबंधन। दो या दो से अधिक देशों के बीच में जल संसाधन के संयुक्त प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सहभाजन की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जल है, ठीक है, कोई नदी हो गई, ठीक है, उस नदी का जल अगर 2-3 देशों से होता हुआ आ रहा है तो उस नदी के जल का सही प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते किए जाते हैं। ठीक है, और उन समझौते के आधार पर संसाधन जो सहभाजन है वो अपना काम करता है। फिर आता है ऊर्जा
संसाधन का साझा उपयोग। विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा संसाधनों का उपयोग से ऊर्जा सुरक्षित बढ़ती है और पर्यावरणीय प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन का साझा उपयोग से तात्पर्य है कि जो ऊर्जा, ऐसे संसाधन जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, उन संसाधनों का सही प्रयोग किया जाए ताकि सुरक्षा भी बढ़ी रहे, मतलब ऊर्जा जो है वो बनती रहे और साथ में पर्यावरण पर भी कम से कम प्रभाव पड़े। संसाधन सहभाजन के प्रभाव। संसाधनों का संयुक्त उपयोग। संसाधन सहभाजन से संसाधनों का बेहतर और विकसित उपयोग किया जा सकता है जिससे साझा लाभ होगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो संसाधन सहभाजन से क्या होता है, संसाधनों का बेहतर और विकसित उपयोग किया जाता है। जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छे प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो सके, साझा लाभ मिल सके। जो भी देश उस संसाधन का प्रयोग कर रहा है उसको साझा लाभ मिल सके। सामाजिक समरसता। संसाधन सहभाजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है और सामाजिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, विकास का आधार। संसाधन सहभाजन विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है जो साझे संसाधनों के उपयोग से विकास को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो मेनली संसाधन सहभाजन का यही काम है कि भाई जो संसाधन उपलब्ध है उसके ऊपर लिए गए निर्णयों के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कंपनी हो गई, सरकार हो गई और स्थानीय लोगों को मिलकर एक निर्णय लिया जाता है उन संसाधन के जो संसाधन है उसके लिए और उनका सही प्रकार से प्रयोग हो। ये सब देखभाल संसाधन सहभाजन के अंतर्गत आती है। संसाधन सहभाजन का उपयोग समृद्धि और समाज की समृद्धता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण और अस्तित्वात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यह संगठन और समुदाय के बीच सहयोग और समरसता को बढ़ाता है जिससे समृद्धि और सामाजिक समरसता की स्थिति को भी सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो संसाधन सहभाजन के कारण ही एक समाज अपना विकास कर सकता है। क्यों? क्योंकि समाज में जो उपलब्ध संसाधन है, ठीक है, संसाधन जो उपलब्ध है उनका अगर सही प्रकार से प्रयोग होगा तो समाज अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट 2 का पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम से आप जुड़िए। आपका कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए। नोट्स, इस सब्जेक्ट्स के नोट्स जल्द से जल्द हमारे चैनल पर अपलोडेड होंगे। जैसे ही हम इसके जो बचे हुए कंप्लीट पार्ट्स हैं उनको कर लेंगे। ठीक है, साथ के साथ यही नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे देखने को मिल जाएंगे। चाहिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इस सब्जेक्ट के साथ साथ आपको 6th सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के नोट्स जो भी हमने आपको पढ़ाए हैं सारे के सारे चैप्टर हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। चाहिए इसे डाउनलोड करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ के साथ एडमिट कार्ड, डेट शीट, ठीक है, सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।